गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लासिकल स्टैटिक्स पार्ट 3 के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जो आर्टिकल हमने पार्ट 2 में पढ़ा था उसी की कंटिन्यूशन में पार्ट 3 वीडियो बना रही हूँ। आइए आज हम माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म तथा स्थूल अवस्थाएं क्या होती है। आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। किसी भी ऊष्मागति के निकाय की स्थूल अवस्था कुछ ऊष्मागति के चर जैसे दाब, वॉल्यूम, ताप आदि के रूप में व्यक्त की जाती है। ये राशियां निकाय के कणों के सामूहिक व्यवहार को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक निकाय अणुओं से तथा अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं की क्वांटम अवस्थाओं के संगत निकाय या तंत्र के गुणों की व्याख्या अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है। क्लासिकल स्टैटिक्स में किसी भी कणों के निकाय में किसी कण की अवस्था 3 स्थिति सदिश XYZ तथा 3 संवेग PX, PY, PZ कोऑर्डिनेट्स की सहायता से फेज स्पेस में व्यक्त की जाती है। कल हमने फेज स्पेस के बारे में समझाया था कि फेज स्पेस के लिए हमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। इन 6 कोऑर्डिनेट्स को किसी स्पेस में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम फेज स्पेस कहते हैं। इस कला निर्देशांकों को विभिन्न कला कोष्टिकाओं यानी फेज सेल्स के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इन कला सेल्स में प्रत्येक बिंदु कणों की अवस्था को कला बिंदुओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी फेज पॉइंट्स के रूप में हम इसके अंदर प्रत्येक बिंदु से इसको व्यक्त कर सकते हैं किसी पार्टिकल को। एक कला कोष्टिका में एक से अधिक फेज पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, आइए और स्टडी करते हैं। कला निर्देशांक यानी फेज स्पेस में किसी कला सेल में कला पॉइंट यानी फेज पॉइंट की स्थिति का विनिर्देश निकाय या तंत्र की सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करता है। इसी प्रकार फेज स्पेस में किसी कला कोष्टिका में कला बिंदुओं की संख्या का विनिर्देश निकाय की स्थूल अवस्था को व्यक्त करता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फेज स्पेस में विभिन्न कला कोष्टिकाएँ यानी फेज सेल्स बनाए हुए हैं, जिसे हमने 1, 2, 3, 4 अप टू आई तक के रूप में निरूपित किया है। ये क्या चीज़ है? 1, 2, 3, 4 ये फेज सेल्स हैं। इन सेल्स में कला बिंदु क्रमशः आप दिखाई दे रहे हैं आपको। पहली सेल के अंदर AB 2 कला बिंदु हैं, दूसरी में CDE 3 कला बिंदु हैं, चौथी में FGHI 4 कला बिंदु हैं और ith जो हमारी सेल है उसके अंदर 1 कला बिंदु उपस्थित है। तो अगर हम कहते हैं कि इस सेल के अंदर, यहाँ देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहले सेल में A और B 2 पॉइंट अवेलेबल है, इसलिए N1 2 के बराबर है। दूसरी स्टेट में CDE 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, इसीलिए N2 3 के बराबर हुआ। N3 FGHI 4 के बराबर है और NIM यानी 1 के बराबर है। तो क्या देखा आपने? अगर हम इस सेल के बारे में मोटी जानकारी दे दें कि N1 में 2 फेज पॉइंट अवेलेबल हैं, N2 में 3 फेज पॉइंट हैं, N3 में 4 हैं और NI में 1 फेज पॉइंट है, तो हम उसकी स्थूल अवस्था के बारे में जानकारी दे देते हैं। लेकिन अब हम ये बताएं कि सेल के अंदर A और B 2 फेज पॉइंट है और इनकी प्लेसेस भी BA नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, तो हम उसकी सूक्ष्म अवस्था के बारे में जानकारी दे देते हैं। कला बिंदु A और B में स्थित फर्स्ट सेल में कौन कौन से कला बिंदु उपस्थित हैं? A और B स्थित हैं और CDE सेकंड सेल में स्थित है और M कला बिंदु M की स्थिति कोष्टिका I में है। ये चीज़ मैं अभी समझा चुकी हूँ। यह स्पेसिफिकेशन निकाय की सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करता है। अगर आप N1 को 2 कहते हैं तो आप उसकी स्थूल अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप A और B बता देते हैं फेज पॉइंट्स को, तो आप इसकी सूक्ष्म अवस्था के बारे में बता देते हैं। इसी प्रकार प्रथम कोष्टिका में देखिए, ये एक अनदर एग्जाम्पल है, ऊपर के एग्जाम्पल से मत जोड़िए।
एक अलग हमने सेल कंसीडर किया है, उसमें n बराबर 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। दूसरी कोष्टिका में n2 0 है, कोई भी उसमें फेज पॉइंट नहीं है। और इसी प्रकार से कोई आयत कोष्टिका है, उसके अंदर 1 फेज पॉइंट उपस्थित है। तो हम उस निकाय की स्थूल अवस्था को व्यक्त कर रहे हैं। किसी निश्चित कला कोष्टिका में कला बिंदुओं की स्थिति में परिवर्तन करने पर सूक्ष्म तथा स्थूल अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार कहीं दो कला कोष्टिकाओं के मध्य कला बिंदुओं का आदान प्रदान होने पर सूक्ष्म अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, परंतु स्थूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। n1 2 ही रहेगा, n2 3 ही रहेगा। आप d को पहले लिख देवें, इसी को बाद में लिख देवें, इनके ऑर्डर से उसकी सूक्ष्म अवस्था परिवर्तित हो रही है, लेकिन उसकी स्थूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सूक्ष्म अवस्थाएं जो निकाय पर लागू होने वाले प्रतिबंधों के अंतर्गत प्राप्त होती है, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं असेसिबल माइक्रो स्टेट्स कहलाती हैं। स्टैटिकल मैकेनिक्स की मूल पोस्टुलेट्स के अनुसार किसी स्थूल अवस्था के संगत सभी असेसेबल माइक्रो स्टेट सामान्य रूप से प्रोबेबल होती है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि 4 कला बिंदु A, B, C, D और किन्हीं 2 कला कोष्टिकाओं में वितरित किया जाना है। तो स्थूल अवस्थाएं कितनी होगी और सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी प्राप्त होगी, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, स्थूल अवस्था हमारे पास है Ni 4 है और Nj 0 है, यानी हमें आयत सेल के अंदर 4 फेज पॉइंट रखने हैं और जो सेकंड J फेज सेल है उसके अंदर हमें कोई भी पार्टिकल नहीं रखना है। तो हमने क्या करा, इसकी क्या अवस्था पॉसिबल है। आयत कोष्टिका के अंदर A, B, C, D 4 फेज पॉइंट अवेलेबल हैं और J कोष्टिका के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, स्थूल अवस्था के लिए। अब आइए, अब इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि Ni को 3 किया जाए, यानी आयत सेल में 3 पार्टिकल रखे जाएं और Nj के अंदर 1 पार्टिकल रखा जाए। तो हमने पहले जो है पहला हमारा कॉन्फ़िगरेशन है A, B, C और J सेल्स के अंदर D पार्टिकल अवेलेबल है। ये भी तो हो सकता था कि A, B, D हो और दूसरे में C चला जाए, A, C, D हो दूसरे सेल में B चला जाए, B, C, D हो दूसरे सेल में A चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें पॉसिबल, 1 2 3 4 तरीके पॉसिबल हैं हमारे पास में 3 और 1 पार्टिकल को भरने के लिए। आइए और डिस्कस करते हैं। अगर हम 2 पार्टिकल Ni में 2 पार्टिकल Nj में 2 पार्टिकल भरना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहले में हमें AB भर सकते हैं, दूसरे में CD भर सकते हैं, पहले में AC भर सकते हैं, दूसरे में BD भर सकते हैं, AD भर सकते हैं, BC भर सकते हैं, BC भर सकते हैं, AD भर सकते हैं, BD भर सकते हैं, AC भर सकते हैं, CD भर सकते हैं, AB भर सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5 6 तरीक़ों से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर Ni में 1 पार्टिकल है को हमें भेजना है, हमारी कंडीशन है, और Nj में हमें 3 पार्टिकल भरने हैं, तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, D ABC, C ABD, B ACD, A BCD, ठीक है। तो Ni बराबर 1 और Nj बराबर 3 में आपने देखा 1 2 3 4 तरीके हो सकते हैं इसे भरने के लिए। अब हमारे पास एक और कंडीशन है, Ni 0 हो सकता है, Nj 0 हो सकता है, ठीक है, Nj 4 हो सकता है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले सेल में कोई भी पार्टिकल नहीं है, दूसरे में A B C D है। आपने क्या देखा, 4 कला बिंदुओं को 2 कला सेल में भरने के लिए 2 की पावर 4 यानी 16 होंगे। तो आपने देखा ये 16 हो गए, देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपने क्या देखा कि 2 की पावर n के द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं। तो इस केस में जब हम
n को 4 ले रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 4 हैं, तो हम उन्हें 16 तरीक़ों से व्यवस्थित कर सकते हैं, अर्थात सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या 16 प्राप्त होती है। लेकिन इसी प्रकार निकाय के संगत स्थूल अवस्था की संख्या कितनी आई? 5 आई। क्या क्या पॉसिबल थे? पहला कॉम्बिनेशन पॉसिबल था 4 0, दूसरा था 3 1, तीसरा था हमारे पास 2 2 और चौथा था 1 3 और पांचवा था 0 4। तो इस प्रकार आपने देखा कि 5 स्थूल अवस्थाएं पॉसिबल है, लेकिन सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी हैं? 16 सूक्ष्म अवस्थाएं होती है। Ni की वैल्यू 2 और Nj की वैल्यू 2 के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या यानी माइक्रो स्टेट मैक्सिमम है। आप काउंट कर लीजिए कितनी आई थी? 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है इसमें। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 2 होने की प्रोबेबिलिटी 2 2 के संगत स्थूल अवस्था के संगत माइक्रो स्टेट की संख्या अधिकतम होगी। आइए स्टर्लिंग फॉर्मूले के बारे में स्टडी करते हैं। स्टर्लिंग सूत्र का उपयोग बहुत बड़ी संख्या में क्रम गुणन फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसे निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात करते हैं। आप फैक्टोरियल n की डेफिनेशन जानते हैं। फैक्टोरियल n को कैसे परिभाषित करते हैं? n n-1 n-2 अप टू 4 3 2 1 कंटिन्यूसली रिड्यूस करके हमें इसे 1 तक ले जाना है और दे आर मल्टीप्लाइड। इट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल n। लॉग ले लीजिए इसका, लॉग ई फैक्टोरियल n बराबर लॉग n प्लस लॉग ई n-1 प्लस लॉग n-2 लॉग 2 प्लस लॉग 1 के बराबर है। ठीक है, लॉग n फैक्टोरियल बराबर, अब आप इसे कंटिन्यूशन में कर रहे हैं, समेशन है, तो आप समेशन कर लीजिए x बराबर 1 से n लॉग ई x के फॉर्म में से लिख सकते हैं। n के बहुत अधिक मान होने पर, अभी हमने क्या देखा कि ये फॉर्मूला कब यूज़ आता है? जब बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास x अवेलेबल है, वेरिएबल हो। तो n जब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक हैं, उस केस के अंदर हम जो है फैक्टोरियल लॉग ई n फैक्टोरियल बराबर इंटीग्रेट कर देंगे समेशन के स्थान पर, तो 1 से n लॉग ई x dx के बराबर है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट के बाद आपने देखा n लॉग ई n माइनस लॉग ई 1 प्लस 1 के बराबर है, क्योंकि लॉग ई 1 जो है आपके पास यहाँ लिखा हुआ है और x की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 1 फैक्टर आपके पास में आएगा। लॉग ई 1 आपके पास 0 के बराबर होता है, इसे हटा लीजिए। लॉग ई n फैक्टोरियल बराबर n लॉग ई n माइनस n प्लस 1 के बराबर है। चूँकि n इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो हमने इस 1 फैक्टर को भी नेगलेक्ट किया है, तो लॉग ई फैक्टोरियल n बराबर n लॉग ई n माइनस n, यह स्टर्लिंग फार्मूला कहलाता है, जो कि स्टैटिक्स में आगे बहुत यूज़ आता है। तो हम इसी फॉर्मूले की मदद से आगे की डेरिवेशन करेंगे। धन्यवाद।